हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोमिस्ट्री लैब्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेथड डेवलपमेंट के अलग अलग पार्ट्स क्या है उस और एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट करने से पहले जो दो टर्म्स हमें जाननी थी उसके बारे में हमने बात करी। पहली थी आईसीएच गाइडलाइन के बारे में और दूसरी थी फार्माकोपिया के बारे में। अब इस के रिगार्डिंग हमें एक कमेंट या एक क्वेश्चन आया है। विजय सिंह राठौर जी का है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि इन हाउस मेथड को फार्माकोपिया में कैसे सबमिट करवाया जाए। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक पे हम वापस बात करेंगे, जो कि मेथड डेवलपमेंट का टॉपिक है। ठीक है, तो इन हाउस मेथड जब हमें फार्माकोपिया के अंदर सबमिट करवानी होती है तो वो कैसे करते हैं, क्या पोर्टल है उसका और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अब इन हाउस मेथड नई मेथड के लिए, नई ड्रग के लिए भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग ड्रग के लिए भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ के लिए कोई मेथड सबमिशन करवा रहे हैं, तब हमारी जो मेथड जो हम सबमिट करवाने वाले हैं, वो एग्जिस्टिंग मेथड से सुपीरियर होनी चाहिए, राइट? जैसे कि सुपीरियर इन द सेंस कि अगर मोनोग्राफ के अंदर टीएलसी मेथड दी गई है और हम बाय एचपीएलसी मेथड डेवलप कर रहे हैं, तो वो सुपीरियर मेथड हो गई। बाय एचपीएलसी मेथड मोनोग्राफ के अंदर दी गई है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर उससे भी हमारी मेथड ज़्यादा सुपीरियर है, जैसे कि रिज़ॉल्यूशन ज़्यादा है कुछ नॉन इम्प्यूरिटी के बीच में, या तो फिर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, रिकवरी ज़्यादा है, या तो फिर अ, जो मेथड है वो उसमें अननोन इम्प्यूरिटी और नॉन इम्प्यूरिटी अलग-अलग वेवलेंथ पे दी गई है, ड्यूअल वेवलेंथ का यूज़ किया है। हमने कोई मेथड ऐसी डेवलप की है कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि जो एक ही साथ हम शॉर्टन मेथड को यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी कंडीशन में एक्जिस्टिंग मेथड से सुपीरियर मेथड हो, तब भी हम उसको फार्माकोपिया में सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है? फार्माकोपिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, राइट? तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो मेथड इन हाउस मेथड डेवलप की है वो फुल्ली वैलिडेट होनी चाहिए। आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने भी पैरामीटर है और जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हम मेथड डेवलप कर रहे हैं उसके जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, मतलब उसको बोलेंगे हम एनालिटिकल टूल्स, जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर केस में अगर क्या होता है कि अगर मेथड के जो भी एनालिटिकल टूल्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो फार्माकोपिया उस मेथड को लेने से इनकार करता है, वो सबमिशन रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर कोई हमने ऑड कॉलम यूज़ कर ली है जो ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी फार्माकोपिया रिजेक्ट कर देता है। कोई ऐसा डिटेक्टर है जो या तो फिर कोई ऐसी टेक्निक है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, तो भी फार्माकोपिया उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी उसके एनालिटिकल टूल्स हैं, मेथड के अकॉर्डिंग होने चाहिए और वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेथड कोई मोनोग्राफ को देख के फॉलो ना कर पाए, इजीली फॉलो कर पाए, ऐसी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि वो फुल्ली वैलिडेट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो सबमिशन होता है ड्राफ्ट मोनोग्राफ का, वो कंप्लीट अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ होना चाहिए, राइट? जैसे हम एसटीपी लिखते हैं कि किस प्रोसीजर में किस चीज़ के बाद क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। फिर जो वैलिडेशन किया है हमने उसके वैलिडेशन के रिपोर्ट और जो भी एनालिटिकल डेटा है, वो सारे एनालिटिकल डेटा मतलब कि रॉ डेटा विथ क्रोमेटोग्राम, इन सब डॉक्यूमेंट का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें सबमिट करवाना होता है, राइट? तीसरा है कि अगर ये हम सबमिशन करवाते हैं तो जो मोनोग्राफ बॉडीज होती है वो रेगुलेट करती है,
वो मोनोग्राफ बॉडी हमसे केमिकल की रिक्वायरमेंट भी करती है, जिस केमिकल के ऊपर हमने मेथड डेवलप की है, क्योंकि उनको वो मेथड अपने यहाँ पे वैलिडेट करनी है, कंफर्मेशन करना है, एक तरह से बोले तो उसका कंफर्मेशन भी वो लोग करते हैं, राइट? कि मेथड सही है कि नहीं है। उसके लिए वो आपसे केमिकल भी मांगेंगे, तो बल्क रिक्वायरमेंट रहती है उनकी, और वो हमें कमिटमेंट देना होता है कि वी आर एबल टू सबमिट दिस केमिकल टू यू, राइट? कि जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए उतनी क्वांटिटी में हमें देना होता है, ताकि वो अगर नया ड्रग है तो रेफरेंस स्टैंडर्ड बना सके उसका कैरेक्टराइजेशन करके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, और उसका कंफर्मेशन, मेथड का कंफर्मेशन भी कर सके। ठीक है, तो उसके बाद जो भी पूरा डोजर होता है उसका सबमिशन करवाना होता है। मतलब कहाँ पे सबमिशन करवाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूएसपी मोनोग्राफ के अंदर सबमिशन करवाना चाहते हैं, तो एक यूएसपी डोनर प्रोग्राम होता है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। वैसे ही हम पीएचयूआर के अंदर सबमिशन करवाना चाहते हैं, बीपी के अंदर सबमिशन करवाना चाहते हैं, तो ईडीक्यूएम हेल्प डेस्क जैसे पोर्टल हो गया। तो ऐसे रेगुलेटरी पोर्टल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इन हाउस मेथड सबमिट करवा सकते हैं, राइट? फिर सबमिशन के बाद क्या होता है कि एक्सपर्ट कमिटी जो उनकी होती है वो रिव्यू करती है मेथड को, और उनकी लेबोरेटरीज में या एसोसिएटेड लेबोरेटरीज के अंदर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद अगर उनको सही लगता है, सारे पॉइंट्स भी देती है, ठीक है, और सारे इश्यूज रिजॉल्व होने के बाद, रिव्यू के बाद, फिर उसको फिर 90 डेज के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। क्यों? उनके कंसल्टेशन के लिए, कि पब्लिक उसको रिव्यू करती है, उसके रिगार्डिंग कमेंट्स देती है, राइट? और 90 डेज के लिए वहां पे रखा जाता है। उसको बोलते हैं, जैसे यूएस का हो फार्माकोपिया का है तो उसको फार्माकोपियल फॉरम पीएफ बोलते हैं। अगर यूरोप ईपी का है तो फार्मा यूरोपा, जैसे जो पब्लिक हैंडल्स होते हैं वहां पे उसको वो रखते हैं। और पब्लिक कमेंट के बाद, सारे कमेंट्स के रिजोल्यूशन के बाद, उस मेथड को मोनोग्राफ के अंदर सजेस्ट इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इस तरह से इन हाउस मेथड को पॉइंट टू पॉइंट हम मोनोग्राफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। एपिसोड में हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि एक बार अगर मोनोग्राफ के अंदर मेथड आ गए, मतलब समझिए कि मोनोग्राफ के अंदर मेथड है, उसके बाद हम जब एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम हम क्या देखते हैं, क्या देखना चाहिए? कि मान लो कि कोई जेनरिक ड्रग है जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसकी मेथड, टेस्टिंग की मेथड या मोनोग्राफ अवेलेबल है फार्माकोपिया के अंदर, ठीक है? तो मान लो कि कोई एचपीएलसी मेथड बाय एसए की या आरएस की है, रिलेटेड सब्सटेंस की, तो हम क्या करेंगे, तो उस मेथड को रूटीन यूज में हम ले सकते हैं, सीधा रूटीन यूज में ले सकते हैं। लेकिन उस उस मेथड का पार्शियल वैलिडेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वैलिडेशन तो फार्माकोपिया ने कर लिया है, फिर हमें पार्शियल वैलिडेशन क्यों करना होता है? क्योंकि हम जो जेनरिक ड्रग हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग का रूट ऑफ सिंथेसिस सेम इनोवेटर जैसा, या तो फिर जिसकी मेथड सबमिट हुई है, जो मोनोग्राफ में मेथड दी गई है, उसने जो रूट ऑफ सिंथेसिस यूज किया है, सेम वैसा ना भी हो, डिफरेंट भी हो सकता है। इसलिए, और दूसरा कि आईसीएच पैरामीटर के हिसाब से, जैसे लैब टू लैब एक वैलिडेशन पैरामीटर होता है, राइट? जो कि इंटरमीडिएट पैरामीटर है, ठीक है? देखिए, वैलिडेशन के जितने पैरामीटर है वो कौन कौन से पैरामीटर है, वैलिडेशन का सब कुछ जितना भी जितनी भी थियोरीज है, हम वो वैलिडेशन की सीरीज में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आईसीएच गाइडलाइन के हिसाब से मेथड का वैलिडेशन होता है और वो करना पड़ता है। उसका पार्शियल वैलिडेशन कब करना है, फुल वैलिडेशन कब करना है, राइट? और पार्शियल वैलिडेशन में भी क्या क्या, कौन कौन से पैरामीटर करने हैं, वो सब हम वैलिडेशन की सीरीज में कवर करेंगे। अभी हम इतना जानेंगे कि मेथड डेवलपमेंट के लिए उसका वैलिडेशन करना है और पार्शियल करना है या फुल करना है, ठीक है?
अब अभी हम इतने तक यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। तो पार्शियल वैलिडेशन भी क्यों करना है, क्योंकि लैब टू लैब वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हम देख सकते हैं। दूसरा कि हमने जो ड्रग बनाई है वो इस मेथड के लिए सूटेबल है वो हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अगर वो पैरामीटर्स हमने सेट कर दिया कि अपनी प्रोडक्ट के लिए वो जो मोनोग्राफ के अंदर जो मेथड दी है उससे हम सेटिस्फाइड है, मतलब मेथड ऑफ एनालिसिस अपने ड्रग के लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रही है, वो प्रूव करने के लिए हम पार्शियल वैलिडेशन करते हैं। और पार्शियल वैलिडेशन के सक्सेसफुल मतलब कंप्लाई होने के बाद हम उसको रूटीन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बात करी कि ऑलमोस्ट मतलब उसका ऑलमोस्ट सेम आरओएस ही रहता है, या तो फिर अगर सेम आरओएस नहीं भी रहता तो भी उसके जो पैरामीटर्स है उसको कवर करते कर लेते हैं, तो हम उसको रूटीन यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट आरओएस है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी, ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होगा। पॉसिबल है कि जो इम्प्यूरिटीज आ रही है, नोन या अननोन इम्प्यूरिटीज आ रही है, तो वो भी डिफरेंट होगी। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने आप आगे बात किया था कि HPLC, SA, RS, GC, इसी इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, पर्टिकुलर SARS और GC के रेसिड्यू सॉल्वेंट और यही पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट और वास्ट टॉपिक है, जनरली लोग इसे ही ज्यादा प्रिफर करते हैं और रीड करते हैं, ठीक है, और यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें इम्प्यूरिटीज भी ज्यादा हो सकती है या फिर अलग हो सकती है, right? तो अगर आरओएस डिफरेंट है तो भी हम मोनोग्राफ के मेथड लेके उसको फिर, अगर जैसे कोई इम्प्यूरिटी है, वो इम्प्यूरिटी अननोन इम्प्यूरिटी मेन पिक ये है, मेन पिक के अंदर मोनोग्राफ में नॉन इम्प्यूरिटी सारी दी गई है, वेल सेपरेटेड है, ठीक है। लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उसमें कोई अननोन इम्प्यूरिटी आ रही है और वो सेम नॉन इम्प्यूरिटी के ऊपर मतलब ओवरले कर रही है, या तो फिर ड्रग के पास में आ रही है, ड्रग को ओवरले कर रही है, राइट। तो ये सब जानने के लिए भी हमें मोनोग्राफ के मेथड यूज करके देखना पड़ता है। पार्शियल वैलिडेशन उसी काम में भी आता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो फिर हमें जो मोनोग्राफ की जो मेथड होती है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, राइट। तो अगर वो मॉडिफिकेशन परमिटेड रेंज के अंदर है, राइट, मोनोग्राफ की मेथड में ही परमिटेड रेंज दी गई होती है, आईसीएच के हिसाब से भी हम, गाइडलाइन के हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं कि कितना कितना चेंज किया, फ्लो में चेंज किया, राइट, कॉलम में कितना, उसके डायमेंशन में, पार्टिकल साइज, उसमें सिलिका के पार्टिकल साइज, ये सब कितना चेंज किया तो परमिटेड रेंज के अंदर आता है और हम उसको मेथड को फिर से पार्शियल वैलिडेशन करके रूटीन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कि थोड़ी बहुत डिफरेंट आरओएस है, कोई इम्प्यूरिटी आ रही है या तो फिर हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी बात हो गई। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कि कुछ भी करके ये इम्प्यूरिटीज इसमें रिजॉल्व नहीं हो रही है, परमिटेड रेंज के अंदर जो पैरामीटर हम चेंज करते हैं उसमें रिजॉल्व नहीं हो रही, तो हमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर हम ज्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर वो एज इट इज मेथड नहीं रह जाती, तो ऑलमोस्ट उसको हम मान सकते हैं कि नई मेथड, न्यू मेथड हमने डेवलप की है, लेकिन विथ रेफरेंस के, हमारे पास रेफरेंस है, मोनोग्राफिक मेथड का रेफरेंस है और उसको यूज करके हमने एक नई मेथड डेवलप की है। तो अगर वो ऐसा केस है तो फिर हमें उसको रूटीन यूज में लेने से पहले फुल वैलिडेशन करना पड़ता है, ठीक है। और फुल वैलिडेशन करने के बाद बैच टू बैच हम एनालिसिस कर सकते हैं, right? तो ये इतनी यहाँ से यहाँ तक हो गई कि जो मोनोग्राफिक मेथड है उसमें चेंज करके मेथड डेवलप करने की बात। लेकिन जब मोनोग्राफ के अंदर मेथड नहीं दी गई है किसी ड्रग के लिए, या तो फिर कोई नया ड्रग है और हम डेवलप कर रहे हैं, हम न्यू ड्रग एंटिटी है हमारे लिए, राइट, और उसके लिए हमें एक इन हाउस मेथड जनरेट करनी है, तो हमारे पास उस केस में कोई रेफरेंस
नहीं रहेगा, मोनोग्राफ नहीं रहेगा। तो विदाउट रेफरेंस हमें नई मेथड डेवलप करनी है। तो अगर हम मेथड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्योंकि सारी जितनी भी मेथड्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो अब हम अभी यूज़ कर रहे हैं, वो बेस्ड है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है और बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ क्रोमेस्ट्री लैब्स पर और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।